नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चेस्ट ट्रॉमा और इंटरकोस्टल ट्यूब के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे ARDS के बारे में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसको ARF भी कहते हैं। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं और उनके क्या आंसर होने चाहिए, इसको विद रैशनली आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर किसी मरीज में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने से रोकना है तो कौन सा इंटरवेंशन जो है वो आप फॉलो करेंगे प्रिवेंट के पर्पज से। ऑप्शन है टीचिंग सिगरेट स्मोकिंग सीजेशन, maintaining adequate serum potassium level, monitoring clients for sign hypercapnia, or replacing fluid adequately during hypovolemic state. Which is the correct one? कौन सा इंटरवेंशन काम में लेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कुछ लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं हाइपरकैपनिया, जो कि गलत जवाब है। क्यों है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। कुछ लोगों का जवाब है सिगरेट स्मोकिंग सीजेशन, तो ये भी जवाब आपका गलत है। तो पीछे दो ऑप्शन बचे, मेंटेनिंग एडिक्वेट सीरम पोटेशियम लेवल और रिप्लेसिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट एडिक्वेटली इन द स्टेट ऑफ हाइपोवोलेमिक स्टेट। तो आंसर यहाँ पे बनेगा गुड गुड डी। इन दोनों में आप सही पहचान रहे हो, इन दोनों में आंसर डी है। डी आंसर ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है रिप्लेसिंग फ्लूइड एडिक्वेटली ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिक स्टेट। तो देखिएगा, ARDS होने के रिस्क फैक्टर में एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर मरीज हाइपोवोलेमिक शॉक में है तो उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट सबसे एसेंशियल वहां पे माना जाता है पेशेंट में ARDS को मिनिमाइज करने के लिए। एक ऑप्शन दिया हुआ है टीचिंग स्मोकिंग सीजेशन, जो है उससे ARDS आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, COPD का मेन रीजन बनता है। अबनॉर्मल पोटेशियम लेवल और हाइपरकैप्निया जो है वो ARDS के रिस्क फैक्टर में है ही नहीं। तो स्मोकिंग, इसके अलावा पोटेशियम और इसके अलावा हाइपरकैप्निया जो है ये ARDS के रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं। ARDS के रिस्क फैक्टर में हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो हम अगर फ्लूइड को एडिक्वेटली रिप्लेस कर दें तो ARDS को प्रिवेंट कर सकते हैं। पूछा हुआ सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है, कंसेप्ट को याद रखिएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज ARDS and to prevent ARDS we have to prevent hypovolemic shock by replacing adequate. Next, which of the following nursing diagnosis would be a priority for a client with ARDS? ARDS के मरीज के जो है ट्रीटमेंट के दौरान या ARDS मरीज के डायग्नोसिस के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा। ऑप्शन है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, पेन, इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस और रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी फेलियर हम बोल रहे हैं, और अगर रेस्पिरेशन का फेलियर हो जाए तो क्या होगा, सांस में दिक्कत। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग बिल्कुल सही गए हैं इस जवाब में, तो है ना। प्रीवियस क्वेश्चन शायद आपको कम आपके पास में लॉजिक था, लेकिन इसका बिल्कुल सही लॉजिक है और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इसका आंसर तो सर क्या होगा, ए, जो कि करेक्ट है। क्योंकि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो ARDS के मरीज में प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा। ब्रीदिंग पैटर्न की इनफेक्टिवनेस जो है वो ARDS में होता है, उसकी वजह से जो है मैसिव जो फ्लूइड है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है कैपिलरी से एलुलाई के अंदर, और उसकी वजह से सरपेक्टेंट लंग्स का कम हो जाता है, और ब्रीदिंग का काम जो है या ब्रीदिंग के जो एफर्ट है वो मरीज के इंक्रीज हो जाते हैं। लंग्स जो होते हैं वो स्टिप हो जाते हैं और नॉन कंप्लायंट हो जाते हैं। नॉन कंप्लायंट लंग्स के अंदर हवा भरना मुश्किल हो जाता है। क्लाइंट जो है वो सीवियरली हाइपोक्सिक वहां पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके के मरीज में जिनमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है उनको एंडोट्रेकियल इंटुबेशन की जरूरत होती है और मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है। ब्रीदिंग पैटर्न इनइफेक्टिव हो जाता है पेशेंट के अंदर। तो इसका तरीका हमने बताया कि वहां पे कैपिलरी से फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है एल्वेलाई के अंदर, लंग कंप्लायंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, सरपेक्टेंट कम हो जाता है, ब्रीदिंग का वर्क जो है मरीज का बढ़ जाता है, लंग्स स्टिप हो जाते हैं और इसकी वजह से मरीज सीवियरली हाइपोक्सिक हो जाता है। ET एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखते हैं।
पेन एंड इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस जो है वो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे नहीं है एआरडीएस के अंदर। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो डेवलप होता है एआरडीएस में हो सकता है, लेकिन ये हायर प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए आंसर बनेगा ए। अगेन इमेज, आज हम इमेज की बात करेंगे कुछ फोर्सेप्स के बारे में, तो आपको जवाब फोर्सेप रख के देना, ऐसे नहीं सीजर बोल दो या कुछ और बोल दो। तो ये पहला इमेज है और ये किस तरीके का इमेज है, ट्राई टू गैस एंड यूज क्या है इसके। तो ये क्या इमेज है और इसके क्या यूज है, हैव यू एनी आइडिया? बहुत कम लोग सही जा रहे हैं, एक आध लोगों का जवाब यहाँ पे सही लग रहा है मुझे। इमेज और इसके यूजेस, एनी आइडिया? तो ये है बैबकॉक फोर्सेप, वेरी गुड वेरी गुड। आपकी खुशी झलक रही है, बिल्कुल सही पहचाना। यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू, इंटेस्टाइन, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। इट अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइजेस, हर साइज में अवेलेबल है। बैबकॉक फोर्सेप इसका नाम है। तो ये इमेज था अपना बैबकॉक फोर्सेप का। नेक्स्ट है द नर्स interprets which of the following as an early sign of ARDS in a client at risk। इंटरप्रेट कर रही है कौन सा अर्ली साइन होगा एआरडीएस के अंदर, है ना, इंटरप्रेट कर रही है और अर्ली साइन पूछा एआरडीएस का, व्हाट इज अर्ली साइन। फर्स्ट ऑप्शन एलिवेटेड CO2 लेवल, हाइपोक्सिया नॉट रेस्पॉन्सिव टू O2 थेरेपी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड सीवियर अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ एआरडीएस? अगेन फोकस ऑन कंडीशन, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है तो फेलियर वाली कंडीशन में सांस नहीं आएगा, अभी हमने पढ़ा लंग कॉम्प्लायंस कम हो जाएगा, लंग्स में अंदर फ्लूइड एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाएगा और उसकी वजह से मरीज सीवियरली क्या हो जाता है, हाइपोक्सिक। तो हाइपोक्सिया जो कि ऑक्सीजन थेरेपी से रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो एक हॉलमार्क साइन है एआरडीएस का कि वहां पे रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया होता है और जो ऑक्सीजन थेरेपी से जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बी, that is hypoxia not responsive to O2 therapy। क्लाइंट जो है उसका PaO2 लेवल जो है वो कंटिन्यूस फॉल हो जाएगा और हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें एक में लिखा हुआ है एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड और एक में लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये लेट साइन में अकर होते हैं, हमें यहाँ पे अर्ली साइन पूछा है, कौन सा साइन पूछा, अर्ली। तो CO2 का बढ़ना और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना ये लेटर ऑन होता है, लेट साइन के अंदर आते हैं। और सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो इंडिकेट नहीं होते एआरडीएस के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस ज्यादातर किडनी से संबंधित है, तो ये लंग से संबंधित नहीं रहता है, इसलिए आंसर ए सी और डी गलत रहेंगे और बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, हाइपोक्सिया दैट इज नॉट रेस्पॉन्सिव टू द ऑक्सीजन थेरेपी। अगला एक क्लाइंट है जो फॉलो कर रहा है जिस एबीजी वैल्यू जो है मरीज की देख रहे हैं और उसमें पीएच जो है 7.52 है, PaO2 जो है 50 है और CO2 जो है वो 28 है, बाइकार्ब जो है वो 24 है। क्लाइंट का जो PaCO2 लेवल है वो क्या डिटरमाइन करता है कि मरीज किस चीज का एक्सपीरियंस कर रहा है, वापस देखिएगा, एबीजी वैल्यू में पीएच 7.52 है, यहाँ पे पी जो है O2 जो है PaO2 50 है, PaCO2 28 है, जबकि नॉर्मल 35 to 45 होना चाहिए। PaO2 जो है वो 80 to 100 होना चाहिए जो 50 है, पीएच जो है 7.35 to 45 होना चाहिए 7.52 है और बाइकार्ब जो है वो 24 है। तो सवाल ने ये पूछा कि जो ये PaCO2 का लेवल जो दिख रहा है आपको 28, ये PaCO2 का लेवल जो है क्या डिटरमाइन करता है कि मरीज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। फर्स्ट है वो हाइपोक्सिया हो रहा है मरीज को, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, हाइपर वेंटिलेट हो रहा है या ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो रही है। अगर बॉडी में हाइपोक्सीमिया या हाइपोवेंटिलेशन वाली कंडीशन होती, हाइपोवेंटिलेशन की, तो CO2 रिटेन करता। हाइपोक्सीमिया में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी जरूर है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का नहीं पूछा, CO2 का पूछा है। तो दो ऑपोजिट ऑप्शन जब भी किसी क्वेश्चन में होते हैं, मैं हमेशा ये बताता हूं आपको कि जब दो ऑपोजिट ऑप्शन है, हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन, तो जवाब उन्हीं में से होगा। तो हाइपोक्सीमिया और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी तो पहले ही, हाइपोक्सीमिया और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी तो पहले ही गलत हो गए। दो ऑपोजिट है, हाइपोवेंटिलेशन और एक हाइपर, तो या तो हाइपर होगा या हाइपो होगा।
अगर हाइपोवेंटिलेट मरीज होता है तो CO2 रिटेन करती है, तो इसका लेवल बढ़ेगा ना कि कम होगा। यहाँ पे हमारा CO2 का लेवल कम होगा, इसका मतलब CO2 बाहर ज्यादा जा रही है, और इसकी वजह से पीएच एल्केलाइन है यहाँ पे। तो CO2 का 28 होना मरीज का क्या इंडिकेट करता है कि मरीज हाइपर वेंटिलेट हो रहा है और उसकी CO2 बॉडी से ज्यादा एक्सकेट आउट हो रही है। HCR के जो मरीज होते हैं या एंजाइटी के जो मरीज होते हैं उनमें ज्यादातर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, मरीज हाइपर वेंटिलेट होता है और CO2 जो है वो ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, दैट इज हाइपर वेंटिलेशन। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज, हैव यू एनी आइडिया अबाउट द इमेज? जस्ट सी द टिप, just see the tip and get an idea, get an idea। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ लोग बिल्कुल सही है। और ये इमेज है Dun-dun-dun. Ellis tissue forceps. Very good. It's Ellis tissue forceps. Ellis is used to grasp tissue. टिश्यू को ग्रास्प करने में अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइजेस, और heavy Ellis and George Ellis that hold, one is hold intestine and one is hold breast tissue। तो बेसिकली टिश्यू होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है सर्जरी के दौरान। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स इसको कहते हैं। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल, आगे का टिप देखो और पहचानो, दिस इज एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। Next, which of the following interventions should the nurse anticipate in a client who has been diagnosed with ARDS? ARDS के मरीज में कौन सा intervention आप anticipate करते हैं, कौन सा intervention आप काम में लेंगे? And the option is tracheostomy कर देंगे, this is the one intervention। Intermittent positive pressure breathing IPPB ये देंगे। मैकेनिकल वेंटिलेट करेंगे मरीज को। इंसर्जन ऑफ ए चेस्ट ट्यूब, मरीज को चेस्ट ट्यूब वहां पे इंसर्ट कर देंगे। कौन सा इंटरवेंशन आप काम में लेंगे एक मरीज जिसको ARDS है? अगर आपने ढंग से क्वेश्चन सुने तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने वहां डिस्कस किया कि जब लंग, सेकंड क्वेश्चन में जब लंग कंप्लाइंट कम होता है तो मरीज को हम इंटूबेट करते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। तो ट्रैकेस्टोमी यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। जवाब तो क्या बनेगा? मैकेनिकल वेंटिलेशन। जो भी ARDS का मरीज होता है उसको क्या, किसकी जरूरत होती है? मैकेनिकल वेंटिलेशन की। होता क्या है, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन करके मरीज को मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो है उसको मेंटेन करना होता है एडिक्वेटली। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन जो है ज्यादातर काम में लेते हैं, ट्रेकेस्टोमी हम वहां नहीं करते हैं, क्योंकि इनिशियल मेथड एयरवे को बनाने का एंडोट्रेकियल इंटूबेशन ही है, क्योंकि ट्रेकेस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो हम मेडिकल प्रोसीजर काम में लेते हैं, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते हैं। पॉजिटिव प्रेशर और चेस्ट ट्यूब इसका जवाब नहीं बनता है, तो आंसर है सी, दैट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेक्स्ट, we should anticipate that which of the following condition can place a client at risk for ARDS। कौन सी कंडीशन मरीज को ARDS की रिस्क पे डाल रही है? सेप्टिक शॉक, COPD, अस्थमा और हार्ट फेलियर। चार कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, आपको इनमें से बताना कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मरीज को ARDS की रिस्क के ऊपर डाल रही है। ARDS की रिस्क करने वाली कंडीशन, which condition causes risk of ARDS? डेफिनेटली अभी हमने पढ़ा प्रीवियस, अगर क्वेश्चन आपने ढंग से सुने हैं तो, एंड द आंसर इज शॉक इज द आंसर। सेप्टिक शॉक जो है वो मरीज को ARDS की रिस्क के ऊपर डालता है, सेप्टिक शॉक। दो जो है ARDS के जो रिस्क फैक्टर में, टू रिस्क फैक्टर जो है वो मोस्ट कॉमनली ARDS डेवलप करते हैं, ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक और गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन। दो चीजें ARDS करवाती है ज्यादातर। ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक, यहाँ सेप्टिक शॉक दिया हुआ है, दूसरा रिस्क फैक्टर मैन है गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पिरेशन। तो हमें पर्टिकुलरली जो है मरीज को असेस करना चाहिए ARDS के लिए, अगर मरीज सेप्टिक शॉक में या किसी मरीज ने लंग ट्रॉमा जो है वो एक्सपीरियंसिंग किया है, या उसमें कोई सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम है ना, तो उस मरीज को सेप्टिक शॉक होगा, वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन होगा और ARDS हो जाएगा। ऐसे मरीजों का हमें ध्यान रखना होता है। COPD, अस्थमा और हार्ट फेलियर जो है वो यहाँ पे आंसर नहीं बनेंगे, तो आंसर है सेप्टिक शॉक। Next, which of the following assessment would most appropriate for determining the correct placement of the endotracheal tube in a mechanical ventilation client?
मैकेनिकल वेंटिलेट काइंड के अंदर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करेक्टली हुआ है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? कौन सा तरीका सबसे यूजफुल यहाँ पे माना जाता है? एंड ऑप्शन इज असेसिंग द क्लाइंट्स स्किन कलर, मॉनिटरिंग द रेस्पिरेटरी रेट, वेरीफाइंग द अमाउंट ऑफ कफ इन्फ्लेशन और ऑस्कटिंग लंग साउंड बाइलेटरली। कौन सा तरीका जो है वो आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट मानेंगे कि मरीज को एंडोट्रेकियल ट्यूब से इंटुबेट जो है वो करेक्ट ट्यूब का प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ है? तो जस्ट आफ्टर इंसर्जन ऑफ द ट्यूब हम वहां पे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट वन। हम ऑस्कल्टेट करते हैं बाइलेटरल लंग्स को और वो साउंड जो है वो इक्वल होना चाहिए, है ना? तो वी हैव टू just after intubation we have to auscultate bilaterally breath sound and mostly appropriate method to determine cup placement. हमें वहां पे सिमेट्रिकल चेस्ट राइज, है ना, चेस्ट का ऊपर होना और चेस्ट का फॉल होना, ये भी देखना है और लोकेशन देखनी है, एग्जिट जो है एग्जिट मार्क कौन सा है ट्यूब का, वो ट्यूब का जो एग्जिट मार्क है उससे पता चल जाएगा कि ट्यूब अपनी जगह पे है या नहीं है, तो वो भी अपने को देखना है। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं जिसमें स्किन का कलर, रेस्पिरेटरी रेट एंड अमाउंट ऑफ कप इन्फ्लेशन, ये कभी भी वैलिडेट नहीं करते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब का प्लेसमेंट सही है या नहीं है। अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका तो माना जाता है जो है EtCO2, एंडोट्रेकियल ट्यूब CO2 लेवल, तो वो बाद की बात है जो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑस्कल्टेटिंग लंग साउंड बाइलेटरली। D is the correct one. A skin color, B respiratory rate और C cup inflation is not validate the endotracheal intubation. तो ये गलत आंसर है। Again, identify this image. Just see the tip और guess करें what it is. Any idea? नहीं, बहुत कम लोग आइडिया लगा पा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही बोले, लेकिन बहुत कम लोगों का आइडिया यहाँ पे लग रहा है। So the answer is dun dun, Babcock forceps. दिस इज बैबकॉक फोर्सेप, है ना, ये क्या है, बैबकॉक फोर्सेप, और इट इज यूज्ड टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू, इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइजेस। तो इनको जो है यहाँ पे बैबकॉक फोर्सेप को यूज किया जाता है फॉर इंटेस्टाइन, फॉर फैलोपियन ट्यूब, फॉर ओवरी एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग साइजेस, हर साइज में ये अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल वेंटिलेशन? मैकेनिकल वेंटिलेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिस मरीज को एंडोट्रेकियल इंटुबेट किया और आप ARDS का मैनेजमेंट है मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? GI हेमरेज, इम्यूनोसप्रेशन, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट और पल्मोनरी एम्बोलाई। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन? क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मैकेनिकल वेंटिलेशन का? विच इज द आंसर? इम्यूनोसप्रेशन आई थिंक गलत है, और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, ये तो गलत है। अब दो ऑप्शन है, पल्मोनरी एम्बोलाई या GI हेमरेज। पल्मोनरी एम्बोलाई, नो, यू आर रॉन्ग, इट्स GI हेमरेज। वेरी गुड, बहुत कम, न के बराबर, नगण्य, शून्य, जीरो लोगों ने लगभग आंसर दिया, एक आध को छोड़ के, और जिन्होंने दिया है उनके लिए ताली, और जिन्होंने नहीं दिया उनको समझना है। क्या समझना है कि जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है उससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज होता है, 25% चांस होते हैं जो लंबे समय से मैकेनिकल वेंटिलेशन में मरीज होता है, क्योंकि जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो स्ट्रेस अल्सर डेवलप करता है और उसकी वजह से वहां पे हेमरेज देखने को मिलता है। जो मरीज स्टेरॉइड थेरेपी रिसीव करता है या स्टेरॉइड थेरेपी की उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, उसमें अल्सर जो है वो ज्यादा फॉर्म होने की चांस होते हैं। दूसरे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उसमें जो है इनकरेक्ट वेंटिलेशन, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, फ्लूइड इम्बैलेंस, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, न्यूमोथोरैक्स, इन्फेक्शन, एटिलैक्टोसिस, ये सब हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो GI हेमरेज, स्ट्रेस अल्सर बनने की वजह से, इन इसमें आंसर GI हेमरेज है। इसके अलावा क्या क्या होते हैं? इनकरेक्ट वेंटिलेशन, ढंग से वेंटिलेशन नहीं होना, ये कॉम्प्लिकेशन है। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशन है। फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशन है। कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना, यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ जो गलत है, कम हो जाना कॉम्प्लिकेशन है। न्यूमोथोरैक्स हो जाना कॉम्प्लिकेशन है। इन्फेक्शन हो जाना या एटिलैक्टेसिस हो जाना, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन वेंटिलेटर से संबंधित है। यहाँ पे आंसर रहेगा GI हेमरेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इमेजेस बेस के क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसी तरीके के मजेदार वीडियो का आनंद उठाने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे YouTube चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,
और जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए और अपने आप के प्रति ईमानदार बन के दूसरे लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। विश्वास करिएगा, आपका तो भला होगा ही होगा, और जिसकी मदद आपने की उसका अगर भला हुआ तो ये जो हमारा ध्येय है जिंदगी जीने का वो शायद सफल हो जाएगा। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।